हजारों साल पुरानी बात है। सुल्तानपुर नाम के एक राज्य में केशव नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा केशव एक बहुत ही अच्छा तीर अंदाज था। अपने तीर कमान से वह बेहतरीन निशाने लगाता था। उड़ते हुए पक्षियों को निशाना बनाना उसका पसंदीदा खेल था। वे अपने इस शौक के लिए अक्सर ही मासूम पक्षियों की जान ले लिया करता था। राजा को अपनी निशानेबाजी पर बहुत ही घमंड था। वह मानता था कि दुनिया में उससे अच्छा तीर अंदाज कोई नहीं है। अपने इसी शौक की वजह से वह राजपाट के कार्यों को भी ठीक से नहीं देखता था। उसका सारा राजपाट उसके मंत्रियों और वजीरों के सहारे चल रहा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुंदरी था, राजा के इस शौक को पसंद नहीं करती थी। इसका कारण बेगुनाह पक्षियों का मारना और साथ ही राजपाट के कामों में होने वाली लापरवाही थी। राजा अक्सर ही अपने निशानेबाजी की तारीफ खुद ही अपने मुख से रानी के सामने करता था। रानी वैसे तो राजा के इस काम से खुश न थी, परंतु वे राजा के सामने इस बारे में कुछ नहीं कहती थी। एक दिन रानी सुंदरी, जो मन ही मन बहुत दुखी थी, अपने मायके गई और अपनी माँ से यह सारी बातें कहीं कि किस प्रकार उसके पति के तीर अंदाजी के शौक के कारण राज्य का राजपाट ठीक से नहीं चल रहा है और राजा अपने निशानेबाजी के घमंड में पक्षियों की जान ले लेता है। इसके बाद रानी ने कहा, अब तुम ही बतलाओ माँ, मैं क्या करूँ। उसकी माँ ने कहा, तो फिक्र मत कर बेटी, मैं इस मुसीबत से तुझे निकाल लूँगी। बस तू ठीक वैसा ही करना जैसा कि मैं तुझे समझाती हूँ। सुन बेटी, इस बार जब राजा तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम वही कहना जो मैं तुम्हें बतलाऊंगी। उसके बाद माँ अपनी बेटी के कान में एक योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के बाद बेटी ने कहा, बहुत अच्छा माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अगली शाम को जब राजा ने अपने तीर अंदाजी के बारे में रानी से पूछा, कहो सुंदरी, इस पूरी दुनिया में कोई हम जैसा निशानेबाज है? रानी बोली, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपने दिल की बात कहूँ। राजा ने कहा, निसंकोच कहो रानी। महाराज तो सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीर अंदाज कोई है या नहीं, तो आपको इसके लिए पूरी दुनिया घूमनी होगी। घर पर बैठे बैठाए तो आपको अपने से अच्छा तीर अंदाज मिलने से रहा नहीं। राजा बोला, अगर यही बात है तो ठीक है, मैं अपने से अच्छा तीर अंदाज ढूंढने के लिए आज ही निकल जाता हूँ। लेकिन मुझसे अच्छा तीर अंदाज अगर कोई ना हुआ तो महाराज, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुंदरी, तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सबसे अच्छा निशानेबाज मानना होगा और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत ना दिखलाऊंगा। बोलो, है मंजूर? मुझे मंजूर है महाराज। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छा तीर अंदाज की खोज में निकल पड़ा। वह 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। आखिर एक दिन उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथों में धनुष बाण था। उसे देखते ही राजा ने सोचा, अरे वह कौन खड़ा है, उसके हाथ में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों के बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उससे पूछता हूँ। राजा उसके नज़दीक गया और पूछने लगा, क्यों भाई, तीर कमान हाथ में लिए हुए तुम क्या शिकार की तलाश में निकले हो? उस आदमी ने कहा, शिकार तो मैं कर चुका हूँ भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ। मगर तुम कौन हो? राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं केशव हूँ और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार के गिरने से तुम्हारा क्या मतलब है? उस आदमी ने कहा, सुनो मित्र,
मेरा नाम धनुषराज है। शिकार गिरने में तो अभी बाकी समय पड़ा हुआ है। तब तक तुम मुझे यह बतलाओ कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारे हैं, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में तुम इस तरह जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा केशव ने अपनी तीर अंदाजी के गुण उसे बताए और फिर गर्व से बोला, अब तुम ही बतलाओ, मेरे जैसा तीर अंदाज कहीं पर है। उसकी बात को सुनकर धनुषराज नाम का वह आदमी ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसे हंसता देखकर राजा ने कहा, तुम हंसते क्यों हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। उस आदमी ने हंसकर कहा, अच्छा होता अगर सचमुच यह मजाक ही होता। अफसोस कि तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जमीन पर एक पक्षी आकर गिर गया, जो कि घायल था और उसके शरीर पर एक तीर लगा हुआ था। उसको देखते ही धनुषराज ने कहा, मेरा शिकार आ गया। राजा केशव यह सब कुछ देखकर बहुत हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह मैं क्या देख रहा हूँ? न तो इसने मेरे सामने शिकार किया और ना ही कोई तीर चलाया। फिर तीर से घायल यह पंछी यहाँ पर कैसे आकर गिर पड़ा? राजा ने हैरान होते हुए कहा, यह सब क्या करिश्मा है भाई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। धनुषराज बोला, मेरा नाम धनुषराज है, यूं ही नहीं कहा जाता। जानते हो, इस पक्षी को मैंने 300 फीट की ऊंचाई पर यहाँ से 100 मील दूरी से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा पूरा अनुमान था, जो कि बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर से मेरे तरकस में रखे हुए तीर को मिलाकर देख लो। राजा ने पक्षी पर लगा हुआ तीर निकाला और फिर धनुषराज के तरकस का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। राजा सोचने लगा, दोनों तीर एक से ही हैं। इसका मतलब है कि मैं शर्त हार गया हूँ और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुख नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुषराज के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी माहिर हो जाऊंगा। इसके बाद राजा ने धनुषराज से कहा, भाई मैं मान गया, तुम सचमुच में मुझसे 1000 गुना अच्छे तीर अंदाज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ ही रहूं। धनुषराज ने कहा, मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी। शिष्य तो नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने साथ रख सकता हूँ। राजा बोला, मुझे मंजूर है, तो फिर चलो। मैं तो दुनिया देखने के लिए निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी नाले और शहर घूमते घूमते वे एक पर्वतीय इलाके में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा हुआ आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। राजा ने कहा, अरे यह पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी कौन है और इस प्रकार से वह क्यों हंस रहा है? अवश्य ही वहाँ पर कोई तमाशा हो रहा होगा। चलो हम भी चलकर देखते हैं। परंतु जब वे दोनों उस आदमी के पास पहुँचे तो वहाँ पर कोई तमाशा नहीं हो रहा था। राजा ने पूछा, सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? धनुषराज बोला, अरे मुझे तो यह कोई पागल लगता है। वह आदमी बोला, क्या कहा? पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? राजा ने कहा, क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें बिना कारण के हंसते देखकर सोच में पड़ गए थे। उस आदमी ने कहा, ओ, मगर मैं बिना कारण के कभी किसी पर नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं
4000 मील दूर तक देख सकता हूँ। यहाँ से 4000 मील दूर तक एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हुए जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। राजा ने कहा, भाई इस बात के लिए हमें माफ़ कर देना, लेकिन यह तो बतलाओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है। गिद्धराज ने कहा, कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। धनुषराज और राजा ने अपनी अपनी योग्यताएं गिद्धराज को बतला दी, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रभावित हुआ। वह बोला, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तो चलो फिर हम तीनों एक साथ ही इस दुनिया की सैर करेंगे। वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वे एक भयानक जंगल में पहुँचे, जहाँ पर राजा की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में यह अकेला आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। राजा बुद्धराज उसके नज़दीक गया और पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो। वह आदमी बोला, लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 4000 मील दूर तक निकल आया हूँ। यहाँ मुझे काफ़ी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। वह कहने लगा, क्या तुम सिर्फ लकड़ियाँ काटने के लिए 4000 मील दूर तक निकल आए हो। हाँ, मगर यह सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहाँ से 4000 मील दूर है। राजा को उसकी बात पर शक हुआ। वह बोला, तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा भी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। आदमी बोला, मुझे घोड़े की क्या ज़रूरत है, मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेजी के साथ दौड़ सकता हूँ। 1000 मील मैं एक ही पल में तय कर लेता हूँ। मेरा नाम विद्युत राज है। राजा ने कहा, तुम कितना सच बोल रहे हो यह अभी पता चल जाएगा। दोस्त गिद्धराज, जरा देखकर तो बतलाओ कि विद्युत राज सच बोल रहा है या नहीं। गिद्धराज ने कहा, अभी देखता हूँ। उत्तर की ओर 4000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है, बस वही मकान विद्युत राज का है। इसके बाद वे सभी आपस में एक दूसरे को अपने अपने गुण बतलाने लगे। सबके गुण जानने के बाद विद्युत राज बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? धनुषराज बोला, क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया के सैर पर निकले हैं, तुम भी साथ में होगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस प्रकार वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुँचे और विद्युत राज वहाँ पर पहले ही पहुँच चुका था। नगर में पहुँचने के बाद राजा ने कहा, हैरानी की बात है, सारे बाजार बंद हैं, गलियाँ सुनी पड़ी हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है। गिद्धराज ने कहा, मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हमें उन्हीं के पास चलकर नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुँचे, जहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला। उसने कहा, मित्रों, आप लोग कौन हैं? राजा केशव ने कहा, हम तो मुसाफिर हैं बाबा, नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमारे राजा की एक ही लड़की है, मगर इस समय एक भयानक बीमारी का शिकार हो गई है। इसका इलाज इस शहर से 2000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमारी को ना पिलाया गया तो फिर से कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक घोषणा भी कर रखी है कि जो कोई भी वह पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राजपाट भी दे देंगे। ओह, तो यह बात है।
चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर के बाद वे उस आदमी से कहने लगे, हमें अपने राजा का महल दिखला दो, हम वे जल 1 घंटे से पहले भी ला सकते हैं। उस आदमी से रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुँचे। दरबार में उन्हें राजा के सामने पेश किया गया और राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास तो नहीं होता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि तुम अगर असफल हुए तो तुम्हारे मित्रों का सिर काट दिया जाएगा। तब तेजी से दौड़ने वाले मित्र विद्युत राज ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब धनुष राज बोला, हमें यह शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देरी हो गई तो बेकार में ही हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। विद्युत राज ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। राजा ने कहा, यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो मुझे मंजूर है। मित्र, तुम जल्दी से जाओ और वे जल लेकर आओ। फिर वैद्य से रास्ते की जानकारी प्राप्त करके विद्युत राज अमृत झरने की ओर दौड़ चला। कुछ देर के बाद गिद्धराज ने उसे देखना आरंभ किया। तब राजा केशव ने कहा, प्रिय मित्र गिद्धराज, जरा देखकर तो बतलाओ कि विद्युत राज इस समय कहाँ पर है और झरने से कितनी दूरी पर है। गिद्धराज ने उसे देखते हुए कहा, लो, वह तो झरने तक जा भी पहुँचा है और अब पानी भर रहा है। मगर अरे यह क्या, जिस वृक्ष के नीचे बैठा विद्युत राज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी धनुष राज ने अपना धनुष और तीर संभाला और कहने लगा, क्या तुम मुझे उस अजगर की सही सही स्थिति बता सकते हो। मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे उस अजगर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। गिद्धराज ने धनुषराज को उस अजगर की सही सही स्थिति बतला दी और फिर धनुषराज ने बाण छोड़ दिया। गिद्धराज ने कहा, तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। विद्युत राज ने जल भर लिया है, बस अब वह कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाला है। कुछ देर के बाद विद्युत राज तेज गति से भागता हुआ महल में आ पहुँचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उसने झरने का जल भरा हुआ था। वैद्य जी ने राजकुमारी को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमारी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ पिताजी। महाराज बोले, वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम लोगों को मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। तब राजा केशव ने कहा, राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो विद्युत राज ही है। महाराज वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। तभी धनुषराज बोल पड़ा, यह झूठ है महाराज, यह सारी योजना तो मेरी थी। योजना कैसी कैसी योजना? सभी हैरानी से धनुषराज की तरफ देखने लगे। मैं सच कहता हूँ महाराज, अगर मैं यह योजना न बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में ना पहुँचते और ना ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज, हम तीनों में से किसी में भी कोई विशेषता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। हम तीनों रतनपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर इसी ठगी के धंधे से बिल्कुल ऊब चुके थे और चाहते थे कि शरीफ लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा केशव की पत्नी यानी रानी सुंदरी की माँ हमारे पास आई और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज केशव का घमंड टूट सके और वे निर्दोष पक्षियों की हत्या न करें।
उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर जब मैं धनुष राज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया तो उसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीर अंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया हुआ वचन निभाया। यह सब सुनकर राजा केशव बहुत ही हैरान थे। और फिर आगे क्या हुआ महाराज? योजना के अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और विद्युतराज से हुआ, जबकि वास्तव में विद्युतराज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि विद्युतराज हमसे पहले इस नगर में पहुंच जाए। यहाँ पहुंचकर हमने सारे शहर में छाई उदासी का कारण पूछा, राजकुमारी की बीमारी का उपाय जान, अमृत झरने का पता जानने के लिए मैं वैद्य जी के घर पर गया। जब मैं वैद्य जी के घर पहुंचा तो मैंने उन्हें आपके महामंत्री से बातें करते हुए सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। जहां वैद्य जी मंत्री से कह रहे थे कि सूरज छिपने के बाद वे दवा के बहाने राजकुमारी को जहर दे देंगे, और मंत्री ने खुश होकर कहा कि वह वैद्य जी को माला माल कर देगा। मुझे यह समझते हुए देर न लगी कि यह षड्यंत्र महामंत्री और वैद्य का रचाया हुआ है। महामंत्री के जाते ही मैंने वैद्य को अकेले पकड़कर दबोच लिया और डराने धमकाने पर उसने सारा सच मुझे बता दिया कि यह सारा खेल महामंत्री का रचा हुआ है। मैंने वैद्य से राजकुमारी की बीमारी को ठीक करने की दवा हासिल कर ली और उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। सच्चाई यह है कि राजकुमारी को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई है, जिससे राजकुमारी स्वस्थ हो गई। फिर सारी कहानी छोटी थी जो गिद्धराज ने आपको सुनाई थी। सैनिकों ने महामंत्री और वैद्य को उसी समय कारागार में डाल दिया और राजा ने कहा, तुम्हारा फैसला अब स्वयं राजकुमारी ही करेंगी। राजकुमारी के आने पर उसने कहा, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक षड्यंत्र का पता चला है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है। इसीलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो विद्युतराज से ही करूंगी, क्योंकि तुम राजा केशव के अपराधी हो। इसीलिए पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। राजा केशव का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उन्होंने इस विवाह के लिए कोई आपत्ति न जताई, बल्कि इसकी स्वीकृति दे दी। इसके बाद राजा केशव ने धनुष राज और गिद्धराज को अपना विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और वापस महल लौट आए। महल लौटने पर रानी महारानी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब राजा ने कहा, रानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना ठीक बात नहीं है। अब से हम तीर अंदाजी तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने राजपाट पर भी पूरा ध्यान देंगे और किसी भी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा बुद्धराज और उसकी रानी एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही रोचक, मनोरंजक, रहस्यमयी कहानियाँ देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।